फवाद साहब, तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाला नजर आती है। किसान भी सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है। आने वाले हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? क्या किसी बड़े सियासी तसादुम की भी कोई खबर है? देखिए शरिया, बात यह है कि ये चीजें तो एक बड़ा मुल्क है, उसमें होती रहती हैं, को बड़ा इशू नहीं है। असल जो पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इनहेरेंटली जो इलेक्शनों से शुरू हुई है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा इशू, और उसकी वजह से आपका एक इकोनॉमिक टर्मोइल है जो कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आपकी ये स्टेबिलिटी है जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो आम रूटीन के इवेंट्स हैं वो भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त हुकूमत का जो इन्हिसार है टैक्स के लिए वो सिर्फ दो तबकात पे रह गया है। एक तो सैलरीड तबका है जी। जिसकी तनख्वाह जो है वो आप देखिए कि 40% तनख्वाह जो है वो हुकूमत टैक्स में ले जाती है, और दूसरा जो इन्हिसार है के ऊपर है, जहाँ पे आप देखें कि आप किसी भी दुनिया में किसी और हुकूमत ने ये नहीं किया कि 110, 115, 120 रुपए का टैक्स जो है वो आपको फी लीटर डीजल पेट्रोल के ऊपर लगा दिया जाए। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और हुकूमत के पास कोई जरिया नहीं है कि वो अपने खर्चे को, ये तो सिर्फ अगर रेमिटेंस हमारी 43 बिलियन डॉलर की ना हो, कम हो जाए, तो हमारे तो जहाँ पे हमारी इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे ना बचे। सो अभी तक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे हुकूमत के पास कोई समझ नहीं इनको आ रही कि आखिर करना क्या है, और पाकिस्तान को एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक सोल्यूशन हमने देना कैसे। आप रोज देख रही हैं कि जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं ये किसी मुल्क के दौरे पर, कभी किसी मुल्क के दौरे के ऊपर, और हम उनसे कह रहे हैं जी आप हमें पैसे दे दें। और मुझे समझ नहीं आ रही कि हम पिछले कर्जे उतारने के लिए और पैसे ले रहे हैं, बजाय इसके कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने किया था कि आप जाके उनको कहें कि भाई हमारे कर्जे थोड़े जो है वो आगे करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, ताकि एक सांस आ जाए और हम कुछ उसमें कर सकें। फिलहाल तो मुझे नहीं समझ आ रही। फिर एक, सॉरी मैं बात लंबी होगी, एक सिर्फ और पॉइंट लाई थी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। आप मुझे, अगर आप चाइनीज हैं या अरब हैं या यूरोपियन हैं, आप जब ईज टू डू बिजनेस देखेंगी तो पाकिस्तान में 34% ईज टू बिजनेस जो है वो ज्यादा है, कम है बाकी पूरी रीजन से। आपकी बिजली की कीमतें, आपकी तेल की कीमतें, आपकी इंडिया से, आपका श्रीलंका से, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा है। तो मुझे बताएं ना, आपका दिमाग खराब होगा कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। सो यहाँ पे आई डोंट नो फ्रेंकली, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत का इकोनॉमिक विजन क्या है और वो कैसे आगे चलना चाहते हैं। 17 बजट शहबाज शरीफ अब तक दे चुके हैं, ये बात ज़हन में रखें। 5 एज ए प्राइम मिनिस्टर और 12 एज ए चीफ मिनिस्टर। अब इनसे हमने और क्या निकालना है हमें नहीं पता। एक लंबी चार्जशीट आपने बयान की है। सियासी कशीदगी के साथ हम देख रहे हैं महंगाई, रोजगार और आम आदमी के माशी मसाइल मौजूद हैं, वो हल नहीं हो पा रहे। लेकिन सर हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन में अपोजिशन खामोश दिखाई देती है। आपके ख्याल में हुकूमत की माशी पॉलिसियों का अवामी सतह पर असल इम्तिहान कहाँ हो रहा है, और क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम का मौजूदा दावा पायदार हो सकता है? अपोजिशन देखो ना, इमरान खान तो जेल में है, उसके बाद अपोजिशन, बाकी तो अपोजिशन है कोई नहीं, और ना ही सच्ची बात है कि किसी को अपोजिशन की इजाजत है। सो पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी जो नई डिबेट है सूबों की जो चल रही है जी, तो अभी मैं एक सेमिनार में था, वहां पे भी मैंने यही बात कही है कि आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जेल में है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सियासत की इजाजत ही नहीं है, तो आप कंसेंसस कैसे क्रिएट करेंगे? हमारी इस वक्त कोशिश होनी चाहिए, जो हम नेशनल डायलॉग कमेटी में कर रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान को हम सियासी तौर पे नॉर्मलाइज कैसे करें। सबसे अहम टास्क इस वक्त पाकिस्तान को सियासी तौर पे नॉर्मलाइज करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी होता नजर नहीं आ रहा।
तो सर आप जिस तरह से नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बल्कि मज़ीद हालात शायद ख़राब ही हो रहे हैं। पॉलिटिकली भी हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी गई हुई है। ये और बात है कि उस पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और खुफिया डील के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। आप चूँकि ख़ुद तहरीक इंसाफ की क़यादत और अंदरूनी सियासत का हिस्सा रह चुके हैं, तो क्या ये इख्तलाफात महज हिकमत अमली का इख्तलाफ है या पार्टी के अंदर फैसला साजी और क़यादत के तरीक़ेकार पर वाकई संजीदा सवालात उठते हैं? देखिए ना, मतलब अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपके ख्याल में पीटीआई की क़यादत कौन है, तो आप जवाब नहीं दे सकेंगी, क्योंकि पीटीआई में पता ही नहीं है कि आखिर फैसले कौन किसके पास है। और जो वहाँ के चेयरमैन है या सेक्रेटरी जनरल है या पॉलिटिकल कमेटी है, उसका एक अपना राग है, पार्लिमानी पार्टी का एक अपना राग है, जो इमरान खान की बहनें हैं उनकी एक अपनी जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। तो इतने ज्यादा जब आपकी जो पार्टी के अंदर अगर कोई डिसीजन मेकर नहीं होता, तो देखिए फिर आप डिसीजंस नहीं ले सकते ना। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पीटीआई का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहैसियत जमात पीटीआई कोई चैलेंज देने की पोजीशन में नहीं। यहाँ पे सिर्फ इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो इसीलिए बड़ा होता जा रहा है कि जो अवाम का लीडर है वो जेल में है, पार्टी उसकी जो है वो मुकम्मल रिडेंडेंट हो गई है, और जो बात करने वाला कोई जो है वो है नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो तफरका है, पाकिस्तान के अंदर जो तकसीम है वो मज़ीद बढ़ रही है, और जो भी बहसें यहाँ पे हो रही हैं वो सोसाइटी को मज़ीद तकसीम करने का बायस बन रही हैं। लेकिन सर फिर पीटीआई के पास ऑप्शंस भी तो फिर यही है ना, और तो कोई जो सियासी बंदे थे वो तो आप देख रहे हैं, आप हो गए और बहुत सारे नाम हैं जो कि समहाउ नहीं रह पाए, और अब यही जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं इन्हीं के साथ ही पीटीआई ने गुजारा करना है। लेकिन हम देख रहे हैं मिसाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के दरमियान भी इख्तलाफात वो तो होते रहते हैं, और अब फिर से एक दफ़ा जैसे ही तहरीक की बात हुई अब दोबारा एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, और मुबैना ऑडियो में एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। क्या आपके नज़दीक ये महज दो रहनुमाओं का ज़ाती इख्तलाफ है या पार्टी के अंदर बढ़ती हुई ग्रुप बंदी और क़यादत के दरमियान एतमाद के बहरान की अलामत है, जिसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए पीटीआई को? चलिए, पहली बात तो ये कि रहनुमा वगैरह तो ये है नहीं है ना, ये तो एक हादसे के नतीजे में इनको ऑफिसेज मिल गए हैं। रहनुमा तो होते हैं कि जिनकी कोई आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, कोई नीचे से ऊपर आए हो, कोई जिंदगी में कुछ किया हो। सलमान राजा हो गए, मशाल हो गई, ये जो बाकी सारे लोग इकट्ठे हैं। देखिए ये तो बस एक चूंकि एक हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया पाकिस्तान में, सियासी एक्सीडेंट हो गया, जिसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट का या जो पावर्स टू बी हैं उन्होंने फैसला किया कि पीटीआई जो है उसको नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब ने एक्चुअली उसी एस्टैब्लिशमेंट के फैसले पे अमल किया और उन्होंने भी कहा पार्टी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने जो तमाम लोग जो सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर्स हो सकते थे उन सबको एक एक करके फारिग किया, और उनकी जगह एक बोने तलाश किए गए और उनको पोजीशंस दी गई। अब सिर्फ पोजीशन देने से तो आदमी का कद बड़ा नहीं हो सकता। अब आप देख रही हैं कि ये जो आपने नाम लिए इनके, ये बेसिकली तो पॉलिटिकली बोने हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है सियासी तौर पर, ये कभी काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते खुद, और ना ही इनकी आवाज के ऊपर जो है वो 15 बंसवर था कि पीटीआई इन लोगों के साथ तो रेजिस्टेंस दे पाएगी, वो तो ज़ाहिर है गलत साबित होगी। अब अगला मरहला जो है वो सवाल इसके कि हम जो कोशिश करें, बात करें कि पाकिस्तान के अंदर बातचीत, हमने जब बातचीत की पहले बात करते थे तो सारे हमें जो कह रहे थे कि बात करना तो गद्दारी है, इनसे तो बात एस्टेब्लिशमेंट से बात हो ही नहीं सकती, फलाने से नहीं हो सकती। अब पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है, और बातचीत ही वो वाहिद जरिया है जिससे हम मामला जो है वो सेटल डाउन कर सकते हैं। अब फिलहाल देखना यही है कि क्या जो तो सर हमारे बातचीत फैसला साज किसके हैं साथ बातचीत करने की बात कर रहे हैं?